जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 14 मई 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 नए उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया है। यह योजना कब शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा 2018 में। तो दोस्तों 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना लॉन्च की गई थी, शुरू की गई थी। इस योजना के तहत एक जिले से ऐसा प्रोडक्ट चुना जाता है जिसकी एक खास पहचान होती है, ठीक है। तो फिर उसको जीआई टैग यानी कि एक अलग से पहचान दी जाती है और उसको प्रमोट किया जाता है। तो अभी इस योजना के तहत 12 नए प्रोडक्ट जोड़े गए हैं। इस प्रकार से अब उत्तर प्रदेश में ओडीओपी योजना के तहत 74 प्रोडक्ट हो गए हैं जिनको इस योजना में शामिल किया गया है। दोस्तों राज्य सरकार जिस प्रोडक्ट को ओडीओपी योजना में शामिल करती है उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ावा देने में मदद करती है, सहायता करती है। अभी जो 12 नए प्रोडक्ट जोड़े गए हैं उनमें कौन कौन है? तो जैसे बागपत के कृषि उपकरण और सहायक उपकरण, सहारनपुर का हौजरी उत्पाद, फिरोजाबाद का खाद्य प्रसंस्करण, गाजियाबाद का धातु उत्पाद और वस्त्र परिधान वस्तुएं, अमरोहा का धातु और लकड़ी के हस्तशिल्प, इसके अलावा आगरा का पेठा उद्योग और सभी प्रकार के फुटवेयर, हमीरपुर का धातु उत्पाद, बरेली का लकड़ी के उत्पाद और एटा के चिकौरी उत्पाद, इसके अलावा प्रतापगढ़ के खाद्य प्रसंस्करण, बिजनौर के रस और उससे संबंधित उत्पाद, बलिया का सत्तू प्रोडक्ट। तो ये सभी 12 प्रोडक्ट अभी हाल ही में ओडीओपी योजना में शामिल किए गए हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का गठन होता है 24 जनवरी 1950 को। राजधानी है इसकी लखनऊ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ का राजकीय पक्षी है सारस क्रेन, राजकीय पशु है बारहसिंगा, पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत और राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में आयोजित 2025 त्रिकोणीय महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला किसने जीती है? आंसर हो जाएगा भारत ने। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को समझिए। श्रीलंका में अभी हाल ही में श्रीलंका, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में महिला क्रिकेट की यानी कि वनडे मैचों की एक ट्राई सीरीज आयोजित की गई थी। तो इस ट्राई सीरीज को किसने जीता है? इंडिया ने जीता है, ठीक है। और इंडिया ने श्रीलंका को हरा करके इस सीरीज को जीता है। दोस्तों ये जो ट्राई सीरीज आयोजित की गई है इसके जो मैच आयोजित किए गए थे वो कोलंबो में जो आर प्रेमदासा स्टेडियम है उसमें खेले गए थे। इसमें फाइनल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रही हैं? स्मृति मंधाना जो कि भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, और इस सीरीज की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही हैं स्नेह राणा। इन्होंने इस पूरी सीरीज में 15 विकेट हासिल किए हैं। भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत सिंह। दोस्तों इस सीरीज में स्मृति मंधाना ने अपने कैरियर का 11वां वनडे शतक बनाया है। इस प्रकार से स्मृति मंधाना अब भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओर से सबसे अधिक शतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं, ठीक है। तो ये उनका जो रिकॉर्ड है ये रिकॉर्ड भी आप नोट कर लें। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। दीपिका कुमारी जो कि भारतीय तीरंदाज हैं तो उन्होंने तीरंदाजी विश्व कप के स्टेज 2 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर महिलाओं को अभी हाल ही में प्रतिबंधित कर दिया है, यानी बैन कर दिया है। यानी महिलाओं की क्रिकेट में जो ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं वो शामिल नहीं हो सकती हैं। विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे इंडियन बने हैं। ऑस्कर पियास्ट्री ने 2025 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अभी हाल ही में जीता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने शतरंज पर रोक लगाई है? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो दोस्तों अफगानिस्तान में शतरंज यानी चेस पर रोक लगा दी गई है, उस पर बैन लगा दिया गया है, ठीक है। तो आप सभी को पता ही है कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है और तालिबान के शासन ने शतरंज के खेल को बैन करने का फैसला लिया है। तालिबान का कहना ये है कि ये जो शतरंज है ये इस्लामी कानूनों के अनुरूप नहीं है, यानी कि इस्लामी कानून के अनुरूप नहीं है, इसलिए इस पर बैन लगाया जा रहा है।
अफगानिस्तान में 2021 से तालिबान का शासन है, तब से कई सांस्कृतिक गतिविधियों और जो मनोरंजन की गतिविधि हैं उन पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, यानी जब से ये तालिबान का शासन आया है वहाँ पर कई गतिविधियाँ प्रतिबंधित की गई हैं। शतरंज की अगर हम बात करें तो इसका आविष्कार भारत में हुआ था और शतरंज भारत का एक प्राचीन भारतीय खेल है। अफगानिस्तान की बात भी कर लेते हैं तो अफगानिस्तान साउथ एशिया में एक ज़मीन से घिरा हुआ देश है, यानी कि इसकी सभी सीमाएं ज़मीन से ही लगती हैं, समुद्र से नहीं लगती हैं। ठीक है, और इसकी सीमा इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान से लगती हैं। कैपिटल इसकी काबुल है और करेंसी है अफ़गानी। और यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं तालिबान के हिज़्बुत-तौल्लाह अखुंदजादा और प्रधानमंत्री कौन है? हसन अखुंद। और तालिबान ने अफ़गानिस्तान का नाम क्या रखा है? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अफ़गानिस्तान का मैप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? आंसर हो जाएगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो महिलाएं हैं वो औसतन अपने जीवन काल में कम से कम 2 बच्चों को जन्म देती हैं। ठीक है, तो यही कहलाता है कुल प्रजनन दर। तो भारत की जो कुल प्रजनन दर बताई गई है वो बताई गई है 2। ठीक है, तो ये सैंपल रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट 2021 में खुलासा हुआ है। तो अभी ये रिपोर्ट भारत के रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा प्रदान की गई है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में कुछ और इम्पॉर्टेंट डाटा है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो कुल प्रजनन दर बताई गई है वो बताई गई है 2, और सबसे अधिक जो प्रजनन दर है वो किस राज्य में है? बिहार, तो वहाँ पर 3 है। और सबसे कम प्रजनन दर है दिल्ली और पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर 1.4 है। जबकि तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, इन सभी राज्यों में 2.1 प्रजनन दर है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में ये भी खुलासा किया गया है कि सबसे अधिक जो वृद्ध लोग हैं वो किस राज्य में है? केरल में 14.4%। फिर इसके बाद तमिलनाडु में 12.9%, फिर हिमाचल प्रदेश में 12.3%। सबसे कम वृद्ध लोग हैं बिहार में 6.9%, फिर असम में 7% और दिल्ली में 7.1%। यहाँ पर दोस्तों महिलाओं की औसत विवाह आयु बताई गई है इस रिपोर्ट में 2021 में 22.5 वर्ष। ठीक है, और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत की जो कुल आबादी है उसमें 0 से 14 वर्ष की आयु के जो लोग हैं उनकी आबादी है 24.8%, 15 से 59 वर्ष की आबादी है 66.2%, 60 वर्ष से अधिक की आयु है की जो आबादी है वो है 9%, और 65 वर्ष से अधिक की जो आबादी है वो है 5.9%। तो ये सभी डाटा आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस प्रोग्राम के तहत चिप आधारित पासपोर्ट शुरू किए हैं? आंसर हो जाएगा इसका पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0। तो भारत सरकार ने पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 के तहत चिप आधारित पासपोर्ट जारी करने शुरू कर दिए हैं। तो इसकी शुरुआत चेन्नई, हैदराबाद और अमृतसर सहित 12 शहरों के पासपोर्ट दफ्तरों में की गई है। यानी कि अब जो पासपोर्ट प्रदान किए जाएंगे उसमें एक चिप भी लगाई जाएगी। ठीक है, तो इसका उद्देश्य ये है कि अब इसके माध्यम से जो जाली पासपोर्ट हैं यानी जो फर्जी पासपोर्ट हैं वो नहीं बनाए जा सकते हैं, यानी कि इनको बनाना अब मुश्किल होगा। ये जो नए पासपोर्ट होंगे इसमें एक गोल्ड चिप होगी जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन मौजूद होगा, यानी कि इस चिप में आपकी सारी जानकारी होगी। इस पासपोर्ट में फ़ोटो, फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन सहित बायोमेट्रिक डेटा भी मौजूद होगा, और इसमें आपके डिजिटल सिग्नेचर भी होंगे। तो अब जो पासपोर्ट बनेंगे उसमें इसी प्रकार की चिप होगी जिसमें आपकी सारी जानकारी रहने वाली है। तो इसके माध्यम से जो फर्जी पासपोर्ट हैं वो बनना मुश्किल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा 12 से 18 मई। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 12 से 18 मई 2025 के बीच में मनाया जाएगा। थीम क्या है इसकी? तो मेक वॉकिंग सेफ और मेक साइकिलिंग सेफ। तो ये 2 थीम हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है इसका उद्देश्य है कि जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनको कम किया जाए। ठीक है, इसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये सप्ताह मनाया जा रहा है।
चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार की कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम 2025 के अनुसार सड़क हादसों में घायल को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। तो ये नई स्कीम शुरू की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। 7 मई 2025 को सीमा सड़क संगठन यानी BRO का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत करने वाला पहला स्टेट कौन बना है? पंजाब। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह भारत में 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। दोस्तों, BRO के द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंग ला लद्दाख में बनाई जा रही है। यह सड़क समुद्र तल से 5,883 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए मध्य प्रदेश और किस राज्य के बीच समझौता हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इसे आप नोट जरूर करिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, तो ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में अभी हाल ही में समझौता किया है। ठीक है, तो इसमें जो ताप्ती नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाएगा। इसके अलावा जो ऐसे स्थान है जहां पर पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो वहां पर पानी पहुंचाया जाएगा। ठीक है, इसके लिए ये परियोजना शुरू की गई है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। दोस्तों, इस परियोजना के लिए अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में समझौता हुआ है ये हुआ है 10 मई 2025 को। इस पूरे प्रोजेक्ट की जो लागत बताई जा रही है वो बताई जा रही है 19,244 करोड़ की। ठीक है, तो इसमें जो कुल जल का उपयोग किया जाएगा वो किया जाएगा 31.13 TMC, जिसमें से मध्य प्रदेश को मिलेगा 11.76 TMC और महाराष्ट्र 19.36 TMC जल का उपयोग करेगा। और इस पूरे प्रोजेक्ट का उद्देश्य है जल संकट का समाधान करना, पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना और सिंचाई को बढ़ावा देना। अब देखिए दोस्तों कि इस प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कौन कौन से जिले लाभान्वित होने वाले हैं, किन किन जिलों को फ़ायदा मिलेगा। तो मध्य प्रदेश के खंडवा और बुरहानपुर जिले को फ़ायदा मिलेगा, जबकि महाराष्ट्र के जलगांव, अमरावती, अकोला और बुल्ढाना को फ़ायदा मिलने वाला है। ताप्ती नदी की बात करें तो दोस्तों यह नर्मदा नदी के अतिरिक्त एकमात्र ऐसी नदी है जो पश्चिम दिशा में बहती है। इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर और यह नदी निकलती है मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में बैतूल जिले से और ये अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से होकर के बहती है। ताप्ती नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जैसे जिसमें पूर्णा, गिरना, पंजारा, वाघोर, बोरी और अनेर हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ताप्ती रिवर को देख सकते हैं, तो ये बहती है और यहाँ पर अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, विन द बैटल ऑफ योर माइंड पुस्तक के लेखक कौन है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा रीता राममूर्ति गुप्ता। तो रीता राममूर्ति गुप्ता के द्वारा अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है विन द बैटल ऑफ योर माइंड, स्क्रॉल लेस रीड मोर। ठीक है, तो इस पुस्तक को अभी हाल ही में मुंबई में लॉन्च किया गया है। यह पुस्तक व्यवहार परिवर्तन के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में काम करती है, यानी कि ये आपको गाइड करेगी आपके व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए। इसके अलावा यह पुस्तक व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1972 में प्रक्षेपित सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान कॉस्मोस 482 के अवशेष अनियंत्रित होकर के कहाँ गिरे हैं? आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन समझिएगा कि सोवियत संघ ने 1972 में एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था कॉस्मोस 482। ठीक है, तो ये अब इतने सालों के बाद पृथ्वी पर आकर के विखर करके गिर गया है और ये गिरा कहाँ है? हिंद महासागर में। ये जो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया गया था ये शुक्र ग्रह पर शोध करने के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन ये शुक्र ग्रह तक नहीं पहुंच पाया है। इसकी लॉन्चिंग ही सही तरीके से नहीं हुई थी। तो दोस्तों जब इसको लॉन्च किया गया था तो उस समय रॉकेट के ऊपरी चरण में खराबी आ गई थी, जिसके कारण यह स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित कक्षा में रह गया था और पृथ्वी का ही चक्कर लगा रहा था। और अब 10 मई 2025 को ये इंडोनेशिया के जकार्ता के पश्चिम में हिंद महासागर में आकर के दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। देखिए यहाँ पर बात हुई है शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह
का सौरमंडल में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहले बुध फिर शुक्र आता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी का लगभग 81.5% है। इसका व्यास 12,104 किलोमीटर का है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के लगभग 90% के बराबर है। इसकी जो कक्षा अवधि है वो है 225 दिन, 225 पृथ्वी दिवस, यानी इसका जो एक साल होता है वो 225 पृथ्वी दिवस का होता है। घूर्णन अवधि है लगभग 243 पृथ्वी दिवस। वायुमंडल की बात करें तो मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और अल्प मात्रा में नाइट्रोजन से बना हुआ है। इसका तापमान लगभग 465 डिग्री सेल्सियस है और यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है और पूर्व में अस्त होता है, क्योंकि यह ग्रह अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में पाकल दुल जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद भारत ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है, यानी कि उसका काम तेजी से करना शुरू कर दिया है। और ये जो पाकल दुल परियोजना है यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है और ये मारूसुदर नदी पर है, जो कि चेनाब नदी की सहायक नदी है। इसकी क्षमता है 1000 मेगावाट की। और दोस्तों यह जो प्रोजेक्ट है यह जलाशय आधारित पन बिजली परियोजना। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के हमने करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन थे उनको डिस्कस कर लिया है। आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जैसे ही आप इस पर कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। इसका कूपन कोड यूज करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। कूपन कोड है अर्जुन 400। ठीक है, इस कोर्स की वैलिडिटी है 2 साल की। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन बनी है? दिल्ली विधानसभा। तीरंदाजी विश्व कप 2025 के स्टेज 2 में भारत मेडल टैली में किस स्थान पर आया है? दूसरे। यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ला प्रेंस को। और किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट से संन्यास लिया है? कोहली। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? सोनू सूद। डॉक्टर शोभना अयप्पन कौन थे जिनका निधन हो गया है? तो आईसीआर के पूर्व प्रमुख थे। पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना किस राज्य में शुरू की गई? हरियाणा। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? केसी वेणुगोपाल। और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस सूर्यकांत। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम यूनेस्को द्वारा घोषित भारत के विरासत स्थल डिस्कस करेंगे, जैसे एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में, भीमबेटका मध्य प्रदेश, कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये असम में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, लाल किला दिल्ली, कुतुब मीनार दिल्ली, महाबोधि मंदिर गया बिहार, मुगल सिटी फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश, आगरा का किला उत्तर प्रदेश और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। ठीक है, तो ये हैं यूनेस्को के द्वारा भारत के विश्व विरासत स्थल। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में कितने शतक बनाए हैं, तो उन्होंने 30 शतक बनाए हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 30 शतक बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। और आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें तो ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा 13 महीने 1800 MCQs की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आप 2025 की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज प्राप्त कर सकते हैं 199 रुपये में। कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। 2024 की ई बुक भी आपको इसी कूपन कोड के साथ मिल सकती हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों ऐप पर आपको जीके जीएस की ये ई बुक भी मिल जाएंगी जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस इन सभी टॉपिक को कवर किया गया है। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जब आप ऐप पर जाएंगे